viewers, welcome to Medical Multiverse. So today we will learn about resting membrane potential, जिसे RMP भी कहते हैं शॉर्ट में. So ये basically एक bioelectrical term है. So it is a bioelectrical term. देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जानने के पहले चलिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है वो जान लेते हैं. सो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है. ये एक लिविंग सेल है. मान लीजिए ये इसका न्यूक्लियस है. तो इसका ये है इंटीरियर मतलब इनसाइड ऑफ द सेल, और ये है एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड ऑफ द सेल. तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस between inside and outside of the cell. सो ये है मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो कोई सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसे जब उस सेल के रेस्टिंग स्टेट में हम देखते हैं तो उसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि हमारा आज का टॉपिक है. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब जो RMP है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमने पढ़ा, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एट रेस्टिंग स्टेट ऑफ द सेल. रेस्टिंग स्टेट. सो यही होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम मिली वोल्ट से मापते हैं, और इसे मापने के लिए हम यूज़ करते हैं एक मशीन है जो कि है CRO, मतलब इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में हम मिली वोल्ट से RMP को मापते हैं. तो RMP का जनरल जो रेंज है वो है -10 मिली वोल्ट से -10 मिली वोल्ट से -90 मिली वोल्ट तक. -10 से -90 मिली वोल्ट तक है इसका रेंज. तो RMP क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस एट रेस्टिंग स्टेट, और इसका रेंज है -10 मिली वोल्ट से -90 मिली वोल्ट तक. और इसे हम मापते कैसे हैं? मेजर करते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से. कैसे मेजर करते हैं? ये जो सेल हो गया, एक इलेक्ट्रोड लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर, और एक इलेक्ट्रोड रखते हैं सेल मेम्ब्रेन के मतलब सेल के अंदर, और फिर इसे CRO से कनेक्ट करते हैं. तो CRO मेजर करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अब मान लीजिए किसी सेल का जो RMP है वो उसका वैल्यू है -70 मिली वोल्ट. तो यहाँ पर माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? माइनस साइन मतलब कि वो सेल अंदर से नेगेटिव होता है. मतलब 70 मिली वोल्ट नेगेटिव होता है इन रेस्पेक्ट टू एक्सटीरियर ऑफ द सेल. मतलब बाहर के रेस्पेक्ट में वो सेल अंदर से 70 मिली वोल्ट तक नेगेटिव होता है. तो यही होता है माइनस साइन. ऐसे ही जब पॉजिटिव 70 मिली वोल्ट होता है तो इसका मतलब होता है कि इंटीरियर ऑफ द सेल इज 70 मिली वोल्ट पॉजिटिव इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ द सेल. ठीक है. अब हम RMP का जनरेशन जानेंगे. सो बेसिकली 3 आयन के बेसिस में हम जानेंगे, पोटेशियम, सोडियम और Cl-. सो पोटेशियम में क्या होता है? ये एक सेल हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियस है. सो पोटेशियम में जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है पोटेशियम के लिए वो हाई है, मतलब हाई पोटेशियम है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में लो पोटेशियम है. तो पोटेशियम क्या चाहेगा? पोटेशियम डिफ्यूज होना चाहेगा. तो पोटेशियम डिफ्यूज आउट हो जाता है, डिफ्यूज आउट. सो पोटेशियम एक पॉजिटिव आयन है. इसके लिए जो इंटीरियर ऑफ द सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो नेगेटिव हो जाएगा, पूरा नेगेटिव हो गया.
और इसके अलावा जो सेल के अंदर जो एनायन है वो तो नेगेटिव है ही। एनायन जैसे कि एनायंस एनायंस जैसे कि प्रोटीन्स और फॉस्फेट्स, सो ये सब नेगेटिव है। तो जो जो इस सेल के अंदर का जो नेगेटिविटी है वो मेंटेन करता है। इसलिए ही जो कि रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल है उसका रेंज है -10 मिलीवोल्ट से -90 मिलीवोल्ट तक। सो साइन है नेगेटिव। अब देखिए, एक लिमिट तक ये पोटेशियम अंदर से बाहर तक डिफ्यूज आउट होगा। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। कॉन्सेंट्रेशन में ग्रेडियंट है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अब जो काम आएगा वो होता है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। अब क्या होगा, अब देख लीजिए, सेल इंटीरियर से नेगेटिव है पूरा। तो अब क्या होगा, जो पोटेशियम बाहर चला गया, तो जो एनायन है वो अब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से पोटेशियम को अंदर बुलाएगा। तो पोटेशियम फिर से अंदर जा रहेगा। तो इससे जो कि है एक बैलेंस दैट मेक अ बैलेंस। सो जो एक इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम कम होगा जब नंबर ऑफ पोटेशियम diffused out equals to number of potassium come inside। सो ये नंबर्स जब सेम होगा तो एक इक्विलिब्रियम होगा। तो इस इक्विलिब्रियम में के पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे हम कहेंगे EM। EM मतलब इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। और इसे कह सकते हैं हम जो कि डिफ्यूशन पोटेंशियल। तो ये होगा डिफ्यूशन पोटेंशियल और क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। तो अब इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हम कैसे जानेंगे? इसमें काम आएगा नर्न्स्ट इक्वेशन, जो कि आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। नर्न्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, फॉर्मूला क्या है? EM इज इक्वल टू 2.303 RT बाई FZ log 10। अब क्या होगा, आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऊपर होगा आउटर कॉन्सेंट्रेशन और नीचे होगा इनर कॉन्सेंट्रेशन। सो ये है फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर हम K+ की बात कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ इस फॉर्मूला से हम E K+ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर R हो गया गैस कांस्टेंट, T हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और F फेराडे कांस्टेंट हो गया, और Z है K+ का जो वैलेंसी है। और यहाँ पर हम E K+ कैलकुलेट करके कितना पाते हैं, जो कि होता है -94 मिलीवोल्ट से लिखते हैं हम RMP। तो अगर हम E K+ की बात कर रहे हैं तो E K+ में ये हो गया -94 वोल्ट। मगर इसके अलावा भी आयंस है, सोडियम है, Cl- है। तो इस फॉर्मूला में ही ENA+ कितना आएगा, ENA+ आएगा प्लस अप्रोक्सीमेटली +65 मिलीवोल्ट। और जो ECl- का आएगा, ECl- आएगा -70 मिलीवोल्ट। मगर ये जो EK+, ENA+, ECl- ये सब निकला, ये सब हुआ उन आयंस के रेस्पेक्टिव से जो कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। मगर इसको हम रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल नहीं कहेंगे। रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे जो कि है गोल्ट्जमैन, जिसे कहते हैं गोल्ट्जमैन इक्वेशन। सो गोल्ट्जमैन क्या कहते हैं? गोल्ट्जमैन कहते हैं कि जो ये सब आयन है उनका जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है
आर एम पी होता है, आर एम पी इज इक्वल टू उन आयंस का समेशन होता है। ये जो रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल है, ये पोटेशियम सोडियम Cl माइनस, इसके अलावा भी और आयंस है, तो ये चलता जाएगा। और इसके अलावा हम CRO मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोपी से हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, जो कि होता है -70 वोल्ट इन केस ऑफ नर्व फाइबर्स। और RMP होता है मसल सेल के लिए होता है, स्केलेटल मसल सेल के लिए होता है -90 मिलीवोल्ट। तो यही होता है RMP का वैल्यू। अब RMP के जनरेशन में जो कि पोटेशियम है, हमने पोटेशियम का एग्जाम्पल लिया था। पोटेशियम का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो रोल ऑफ पोटेशियम जान लेते हैं। देखिए पोटेशियम क्यों डिफ्यूज आउट होगा। पोटेशियम का परमेबिलिटी हाई है। पोटेशियम का जो परमेबिलिटी वो बहुत हाई है, इसलिए पोटेशियम बहुत आसानी से सेल से डिफ्यूज हो जाता है, सेल से ऐसे डिफ्यूज आउट हो जाता है, डिफ्यूज आउट। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, क्योंकि जो पोटेशियम चैनल होता है, पोटेशियम चैनल से ये पोटेशियम बहुत आसानी से डिफ्यूज आउट हो जाता है, क्योंकि K+ लीक चैनल, पोटेशियम लीक चैनल, ये चैनल्स हर समय ओपन रहता है। पोटेशियम लीक चैनल्स आर ओपन एट रेस्ट में ये पोटेशियम लीक चैनल ओपन हो जाता है, इसलिए पोटेशियम डिफ्यूज आउट हो जाता है, डिफ्यूज आउट, इसलिए सेल का इंटीरियर नेगेटिव हो जाता है, और इसलिए ही जो वैल्यू है, वैल्यू नेगेटिव आता है, वैल्यू। मगर और यहाँ पर एक और बात है, जो एक पंप है, पोटेशियम सोडियम पंप, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, 3Na+ बाहर निकलता है और 2K+ अंदर जाता है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए आप कि 3 पॉजिटिव बाहर गए, 2 पॉजिटिव अंदर गए, मतलब इंटीरियर में एक नेगेटिव हो गया, वन नेगेटिव इंटीरियर। मतलब क्या, पोटेशियम सोडियम पंप भी जो सेल का अंदर जो नेगेटिव का जो इफेक्ट है उसे मेंटेन करता है। पोटेशियम सोडियम पंप भी बहुत हेल्प करता है। और इसके अलावा हमने जाना है कि सेल के अंदर जो कि है एनायंस तो सेल के अंदर का जो नेगेटिविटी मेंटेन करता है। तो यही होता है मेनली पोटेशियम का रोल, जो कि RMP को, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और भी आयन से देख लीजिए, और भी आयन से जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम, इन केस ऑफ सोडियम क्या होता है, सोडियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम लो होता है, लो सोडियम, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हाई सोडियम होता है। तो सोडियम का टेंडेंसी क्या होगा, बहुत आसान है कि वो डिफ्यूज इन करेगा, मतलब उसका टेंडेंसी रहेगा डिफ्यूज इन करने का। और इसके अलावा सेल नेगेटिव हो गया पोटेशियम बाहर निकलने के बाद, तो यहाँ पर सोडियम का फैसिलिटेशन देखिए, वो इलेक्ट्रिकली ग्रेडियंट हो गया, अंदर नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव आयन है, तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी कम करता है, और वो डिफ्यूज इन करना चाहेगा, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी कम करता है। फिर भी सोडियम कैन नॉट एंटर इन द सेल। वाई, देख लीजिए कारण क्या है कि सोडियम एंटर नहीं कर सकता। 2 कारण है बेसिकली। मेन कारण जो है, सोडियम हैज़ नो परमेबिलिटी, मतलब लेस परमेबिलिटी, नो नहीं, कुछ परमेबल होता है। सोडियम हैज़ लेस परमेबिलिटी एट रेस्ट में सोडियम उतना परमेबल नहीं होता जितना कि जो कि K+ है वो होता है। तो सोडियम हैज़ लेस परमेबिलिटी एट रेस्ट, क्योंकि कारण क्या होता है, कारण होता है कि जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स एट रेस्ट, वो चैनल्स आर ऑफ,
वो चैनल्स ओपन नहीं रहते, वो सोडियम वोल्टेज चैनल्स आर क्लोज्ड एट रेस्ट। रेस्ट में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज रहता है। इसके अलावा जो कि सोडियम के साथ साथ हर जगह वाटर रहता है, तो सोडियम वाटर का जो कॉम्बिनेशन है वही सेल के अंदर एंटर करेगा। मगर क्या होता है कि इसका जो डायमीटर है, सोडियम वाटर कॉम्प्लेक्स का जो डायमीटर है वो डायमीटर बहुत हाई है। इसके वजह से वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो यही होता है सोडियम के केस में। और Cl माइनस जो है, Cl माइनस ECF में Cl माइनस ज़्यादा है, तो देयर हैज़ नो चांस कि Cl माइनस बाहर जाए। Cl माइनस बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर तो Cl माइनस पहले से ही ज़्यादा है, इसलिए माइनस माइनस सेल के अंदर रहता है। इसलिए टोटली क्या होता है कि नेगेटिविटी ऑफ द सेल, नेगेटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिविटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सेल, interior of the cell is maintained। तो इसलिए सेल के अंदर का नेगेटिविटी हर समय मेंटेन रहता है। ये सब कारण के लिए यहाँ पर तीन जो आयन है, 3 आयन वर्क करता है। हमने बताया पोटेशियम, पोटेशियम मेन रोल करता है, सोडियम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? ये 2 कारण हो गए कि वो परमेबल नहीं है, और क्लोरीन तो वैसे भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में ही हार जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। सो यही होता है मतलब सेल का नेगेटिविटी, सेल के अंदर का नेगेटिविटी का कारण। इसलिए ही सेल के मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है रेस्ट में, जिसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव, द वैल्यू इज नेगेटिव ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।